की प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्पटम एसिडिटी हुँ। ही है और उसके अलावा ब्लोटिंग भी एक बहुत ही कॉमन सिम्पटम है जो जी। हम पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो यही 2 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा। एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है, वो क्या होती है? मेजर क्या बॉडी में साइन्स दिखते हैं उसके? द स्टमक लाइनिंग इज़ वेरी थिक एंड एज़ कंपेयर्ड टू दैट ईसोफेगस की जो लाइनिंग है वो बहुत पतली होती है, तो कोई भी एसिड ऊपर आता है तो वो इरिटेट करता है और पेशेंट्स को हार्टबर्न या रिफ्लक्स जैसे सिम्पटम्स होते हैं। एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी सेम ही टर्म है या अलग-अलग चीज़ें हैं? एसिडिटी का मतलब है कि जलन, अच्छा, रिफ्लक्स का मतलब है कि ऊपर आना, मतलब आपको अ, जलन क्या फूड पाइप में होती है, चेस्ट में जलन होती है एसिडिटी के टाइम पर? 90 मिनट तो लगते ही है खाना खाने के बाद, पेट एक बारी भर जाए तो पेट से नीचे उतरने के लिए। हुँ। अगर इस दौरान आप लेट जाओगे और वो ग्रेविटी भी खाने पे एक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि वो ऊपर आएगा, रिफ्लक्स होएगा। अगर मैं सुबह 7 बजे उठ गई हूँ, तो सो मेरा बाय ब्रेकफास्ट कब तक हो जाना यू चाहिए? 7:38 यू हैव योर फर्स्ट मील। ओके। 7:30-8 बजे के बाद, और इट हैज़ टू बी अ लाइट मील। हुँ। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में ऐसी क्या चीज़ें जो नहीं खानी, अवॉइड करनी ताकि हमारा स्टमक हेल्दी रहे और जितने भी एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी की प्रॉब्लम हमें ना हो? लाइट खाइए, कॉन्शियस ईटिंग, एवरीबॉडी इज वेरी कॉन्शियस, वी ट्राई टू रिड्यूस आवर कैलोरीज, हुँ। हेवी फ्राइड फूड, फ्राइड पकोड़े ये वो सब नहीं खाना है, हुँ। लाइट खाना खाना है। मेजर क्या होता है ना कि जैसे हम भी ऑफिस में काम करते हैं, तो लंच करने के बाद ना बहुत स्लीपी फील होने लग जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि अब कुछ काम हो नहीं पाएगा। तो ऐसा क्यों होता है जब हम लंच करते हैं तो वो जो दोपहर का टाइम होता है हमें इतना ज़्यादा स्लीपी क्यों फील करवाता है? आपका पेट फुल जब हो जाता है तो आपको नेचुरली बिकॉज ऑफ फुलनेस हुँ। एंड you are tired from getting up early to go to work, and so naturally at post lunch snooze. या बिना दवाई की सिर्फ मॉडिफिकेशन अगर हम लाइफस्टाइल में अपने करें तो भी ठीक हो सकता है? मतलब जैसे उनको पेट दर्द होना। लाइफस्टाइल और डाइट से ही कंट्रोल किया जा सकता है। हुँ। आपने 1 महीने की दवाई ली, आपके सिम्पटम्स ठीक हो गए, सारी दवाइयाँ बंद हो गई। हो सकता है 2 साल, 3 साल आपको कोई दिक्कत ना आए, लेकिन हुँ। अगर जब दिक्कत आए तो आप दवाइयाँ थोड़ी बहुत ले सकते हैं। ऐसी भी कुछ चीज़ें डॉक्टर होती हैं जो हमें अपनी डाइट से हटानी चाहिए ताकि हमारा स्टमक हेल्दी रह पाए? So the major evils is alcohol. ओके। So stomach lining is directly affected when we हुँ। have alcohol, and there is erosions, हुँ। gastritis. Again, smoking से भी आपका स्टमक लाइनिंग खराब होता है, पेट में अल्सर्स बनते हैं, तेजाब ज़्यादा बनता है। कई बार क्या होता है ना जब हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, हमें ऐसा लगता है हमें वॉमिट जैसा फील हो रहा है, तो लोग ना फिंगर अपने मुंह के अंदर डाल के ना ट्राई करते हैं कि जबरदस्ती कि हमें वॉमिट हो जाए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनी काइंड ऑफ आई मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो वॉमिटिंग ट्राई की, सिवियर रिचिंग हुई और अंदर ईसोफेगस में हमने देखा कि टेयर हो गया या कोई और, तो ये इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग, ये दिस इज नॉट रिकमेंडेड थिंग। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। तो आज एनबीटी लाइव के इस हेल्थ पॉडकास्ट में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है गैस्ट्रिक इश्यूज। हमारे देश में से बहुत सारे लोग हैं जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, इनडाइजेशन और इसके साथ ही आईबीएस जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारे लोगों को परेशान करती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे आज के सेशन में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पर बात करें और आपको इन सारी चीज़ों का कैसे आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। तो आज हमारे साथ इस एपिसोड में जो डॉक्टर मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुकृत सिंह सेठी। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू। सो डॉक्टर, आज का हमारा जो सेशन है ना उसमें हम सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स हमारी ऑडियंस फेस करती है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो है स्टमक प्रॉब्लम्स। तो अगर आप देखेंगे आजकल जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, बाहर का खान पान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे डाइजेशन को, हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा मेजर स्टमक रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कौन सी हैं? अगर इंडिया की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम्स है जो लोग फेस कर रहे हैं स्टमक रिलेटेड? पेट की प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम एसिडिटी हम्म। ही है, और उसके अलावा ब्लोटिंग भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो जी। हम पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो यही 2 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा।
इसके अलावा रिफ्लक्स, जो कि तेजाब मुंह पे आना या उल्टी होना, ये भी बहुत कॉमन है। ओके। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस में कॉन्स्टिपेशन एक और प्रॉब्लम है जो कॉमनली हम लोग देखते हैं। फिर एसोसिएशन उसकी और भी, लेट्रिन में, स्टूल में खून आना या पाइल्स, हेमोरॉइड्स, ऑल related to constipation. These are the common symptoms that we see in our regular practice. ओके, परफेक्ट। सो डॉक्टर, आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमनली ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, तो हम एक-एक करके पहले सारी प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला मैं आपसे जानना चाहूँगी, एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है, वो क्या होती है? मेजर क्या बॉडी में साइंस दिखते हैं उसके? पेट का जो म्यूकोसा होता है वो बहुत ही थिक होता है। नॉर्मली बॉडी में एसिड बनता है खाना को साफ करने के लिए, और अगर आपकी स्टमक की लाइनिंग नॉर्मल है तो आपको एसिड नहीं फील होता। लेकिन अगर किसी कारण से पेट की लाइनिंग खराब होए, तो पेट में छाले होए, पेट में अल्सर्स बन जाएं, तो उससे आपको एसिड फील होता है और एसिडिटी, हार्ट बर्न, ये सिम्टम्स आते हैं। रिफ्लक्स बेसिकली पेट का एसिड फूड पाइप में ऊपर आना, इसको बोलते हैं। फूड पाइप की जो एपिथेलियम होती है वो कंपैरेटिवली मच थिनर होती है एज कंपेयर टू द स्टमक। इट इज नॉट रेगुलरली सीन, आई मीन द स्टमक लाइनिंग इज वेरी थिक एंड एज कंपेयर टू दैट ईसोफेगस की जो लाइनिंग है वो बहुत पतली होती है। तो कोई भी एसिड ऊपर आता है तो वो इरिटेट करता है और पेशेंट्स को हार्ट बर्न या रिफ्लक्स जैसे सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, तो एसिड ऊपर आने के क्या मेजर रीजंस होते हैं? किन वजहों से होता है? एसिड ऊपर आने के कई कारण होते हैं। मैकेनिकल कारण होते हैं, हाइटस हर्निया या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि स्टमक और ईसोफेगस के बीच में जो स्फिंक्टर होता है उसकी वीकनेस से हो सकता है। दूसरी चीज है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एबनॉर्मल फूड टाइमिंग्स, लेट नाइट डिनर करके एकदम सो जाना, ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ग्रेविटी भी खाने पे एक्ट नहीं करती, पेशेंट्स लेट जाते हैं, रिफ्लक्स ज्यादा होता है, ये भी एक कारण है। ओके। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने एसिड रिफ्लक्स को समझाया, तो एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी सेम ही टर्म है या अलग-अलग चीजें हैं? एसिडिटी का मतलब है कि जलन, अच्छा। रिफ्लक्स का मतलब है कि ऊपर आना, मतलब आपको या तो थ्रोट में आना या उसमें आपको लगता है कि वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स हैं, खट्टे डिकार आना, ये यूजुअली सिम्टम्स रिफ्लक्स के हैं। ठीक है। सो जलन क्या फूड पाइप में होती है, चेस्ट में जलन होती है एसिडिटी के टाइम पर? अगर पेशेंट्स लेट नाइट मील करें फिर सो जाएं, हैवी मील करें, तो ग्रेविटी एक्ट नहीं करती खाने पे, तो वो नीचे नहीं जाता जल्दी। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट है। तो 90 मिनट तो लगते ही है खाना खाने के बाद, पेट एक बारी भर जाए तो पेट से नीचे उतरने के लिए। अगर इस दौरान आप लेट जाओगे और वो ग्रेविटी भी खाने पे एक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि वो ऊपर आएगा, रिफ्लक्स होएगा। So what we always guide our patients is that you have short frequent meals, don't have, especially intermittent fasting के टाइम पे सब लोग 2 मील करते हैं, बड़े मील करते हैं comparatively to, so if your stomach is full and उसके ऊपर एसिड भी आ जाए तो रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप छोटे मील बार बार करेंगे तो जितना मर्जी खाना है उसके ऊपर जितना मर्जी एसिड आए, तेजाब आए, वो रिफ्लक्स नहीं होएगा। The other thing that we commonly tell patients is that you keep a 3-4 hours gap between dinner and sleep. 3 घंटे का 3 गैप। या 4 घंटे का गैप। खाना पूरा तरह से नीचे उतर जाए, पेट से निकल जाए, तो रिफ्लक्स के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। Usually it is difficult to see because our life, it's westernized, and we work late hours, though everybody eats late, they go out 9-10 o'clock, people have dinner by 11-11:30 they are in bed, तो ये that is why these symptoms are increasing in number. सो डॉक्टर, जितना भी अभी तक आपने एक्सप्लेन किया, आई कैन अंडरस्टैंड कि जितने भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं स्टमक रिलेटेड, सारे हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादातर हैं। क्योंकि आपने बताया कि हम खाना खा के लेट जाते हैं कई बार, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों में बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अभी जैसे आपने एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स को समझाया था, सो डॉक्टर, अगर किसी को प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी को बार-बार जलन होती है खाना खाने के बाद, या उनको ऐसा लगता है उनका पेट बहुत भरा-भरा फ़ील हो रहा है, या उनको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है खाना खाने के बाद, तो ऐसे लोगों को क्या इमीडिएट स्टेप्स होने चाहिए? कैसे इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं?
सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस में सुबह उठते सार जल्दी खाना खाना है, ब्रेकफास्ट कितने बजे के अराउंड? एज सून एज यू गेट अप. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुबह 7 बजे उठ गई हूँ तो So मेरा by ब्रेकफास्ट कब तक हो जाना you चाहिए? 7:30 8 you have your first meal. ओके। 7:30 8 बजे के बाद, और इट हैज टू बी अ लाइट मील. उसके बाद आप 9:30 या 10 कोई एक स्नैक लीजिए. 12-1 बजे अर्ली लंच करिए. उसके बाद फिर से स्नैक कीजिए. एंड बाय 6-7 o'clock आप अपना फाइनल डिनर करिए और देन स्लीप लेट. अच्छा ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो यस. जाए। एंड यू नो वी लॉट ऑफ टाइम्स हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम तो 6-7 बजे खाना खाते हैं, लेकिन 6-7 बजे के बाद हम पूरे टाइम टीवी पे नेटफ्लिक्स या कुछ ऐसा देखते हैं, तो दैट इज नॉट काउंटेड बिकॉज यू हैव टू बी एक्टिविटी अप एंड नहीं हो अबाउट रही। ताकि खाना नीचे जाए. वो लाइंग डाउन पोजीशन इज नॉट रिकमेंडेड. सो अभी डॉक्टर आपने जैसे ब्रेकफास्ट की बात की कि आपको जल्द से जल्द ब्रेकफास्ट कर लेना है, तो ब्रेकफास्ट में ऐसी क्या चीजें जो नहीं खानी, अवॉइड करनी है ताकि हमारा स्टमक हेल्दी रहे और जितने भी एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी की प्रॉब्लम हमें ना हो? In fact, your heaviest meal should be your breakfast. आप apart from regular toast, egg, पोहा, ये सब चीजें लाइट खाना आप खा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है. दही की मात्रा ज्यादा रखनी है बिकॉज प्रोबायोटिक है, अच्छे बैक्टीरिया बनाता है, तो वो हेल्पफुल है. ब्लोटिंग भी कम हो जाती है उससे. तो ये सारी चीजें हैं कि आप लाइट खाइए. कॉन्शियस ईटिंग, एवरीबडी इज वेरी कॉन्शियस. वी ट्राई टू रिड्यूस आवर कैलोरीज. हेवी फ्राइड फूड, फ्राइड पकोड़े, ये वो सब नहीं खाना है. लाइट खाना खाना है. और रेगुलर इंटरवल्स पे खाना खाना है. आपको एक बारी में अपना पेट पूरा भरना नहीं है. ये ऐसा नहीं कि आप 12 आवर्स के बाद एक खा रहे हो तो आपने पेट पूरा भर लिया, उसके बाद आपको एसिड बनेगा ही बनेगा और रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे. एग्जैक्टली मतलब हमें शॉर्ट मील्स लेनी है और थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में खाते रहना है. हाँ. अगर हम शॉर्ट मील्स डॉक्टर ले रहे हैं, और कितने मील्स दिन के होने चाहिए फिर? So 4 to 5 meals, short intervals with ठीक है. small amounts is considered good. ओके. इंटरवल कितने घंटे का अप्रॉक्स टाइम होना चाहिए, गैप एक मील से दूसरे मील के बीच में? About 1.5 to 2 hours. Okay. May you should some snack, if not your whole major meal. मतलब आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो आपके मेजर मील्स हैं, उसके अलावा 1-2 स्नैक्स बीच में आपने कर लेने चाहिए. ओके. डॉक्टर एक सवाल मुझे आपसे और पूछना था कि मेजर क्या होता है ना कि जैसे हम भी ऑफिसेज में काम करते हैं, तो लंच करने के बाद ना बहुत स्लीपी फील होने लग जाता है. मतलब ऐसा लगता है कि अब कुछ काम हो नहीं पाएगा. तो ऐसा क्यों होता है? जब हम लंच करते हैं तो वो जो दोपहर का टाइम होता है हमें इतना ज़्यादा स्लीपी क्यों फील करवाता है? सो बड़े मील्स और आपका पेट फुल जब हो जाता है तो आपको नेचुरली बिकॉज ऑफ फुलनेस एंड you are tired from getting up early to go to work, and so naturally at post lunch snooze या is एकदम से नींद required. आने लग जाती है. तो यही रीजन है कि जो हम मील्स वगैरह बहुत ज्यादा खा रहे हैं, हेवी मील ही कहीं ना कहीं मेजर रीजन है इसका? हाँ जी. ओके परफेक्ट. सो डॉक्टर अभी तो हमने एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी को अच्छे से कवर कर लिया है. अब हम थोड़ा और प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं. गैस्ट्राइटिस का नाम भी बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर आता है जब हम स्टमक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं. तो गैस्ट्राइटिस क्या होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए. पेट में जो नॉर्मल एपिथेलियम होता है वो तेजाब को झेल लेता है. आपको कोई सिम्टम्स नहीं होते. पेट की लाइनिंग अगर ठीक होए तो तेजाब जितना भी बने आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे. लेकिन अगर पेट की लाइनिंग खराब होए, पेट की लाइनिंग को खराब होने को हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं. Okay. या पेट में अल्सर्स होएं या पेट में इरोजन्स होएं, इस टर्म को हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं. कॉमनली गैस्ट्राइटिस कैन बी कई दवाइयों के कारण भी होते हैं, स्पेशली पेन किलर्स, उससे भी स्टमक लाइनिंग इरोड होती है और एनएसएड इंड्यूस्ड भी होता है. दूसरा कोई भी चीज जैसे अल्कोहल, ये भी स्टमक लाइनिंग को इरोड करता है. इसके अलावा कई इन्फेक्शंस हैं, जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इन्फेक्शन के कारण स्टमक लाइनिंग इरोड होती है. तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस. स्पाइसी, एक्सट्रीमली स्पाइसी फूड, ब्लैक कॉफी, दे मे इरोड द लाइनिंग. ब्लैक कॉफी से भी इरोड होती है? हाँ जी. ओह गॉड. सो डॉक्टर जैसे अगर किसी का स्टमक इरोड हो रहा है, उसकी लाइनिंग इरोड हो रही है या उनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो मेजर क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी पर दिखते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी में गैस्ट्राइटिस बन रहा है? सो
सबसे पहले तो जलन, पेट में जलन ना? पेट में जलन होना, ठीक है। खाना खाने के बाद फुलनेस, खाना खाने के बाद पेट में दर्द, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। स्पेशली हैवी खाने खाने के बाद दर्द होना पेट में, ये कॉमन एक सिम्टम है। दूसरा जो अनकॉमन सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि कभी-कभी स्टूल का कलर ब्लैक कलर्ड हो जाना, मतलब कि देयर इज सम ओह! अल्सर्स की वजह से कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी एक कॉमन सिम्टम है। लॉट ऑफ पेशेंट्स कम टू अस के पेट में दर्द है खाना खाने के बाद और स्टूल का रंग काला है, तो ओह! ये एक इंटरनल ब्लीडिंग है यूजुअली, हुँ। कि पेट में अल्सर था और उसके वजह से ब्लीडिंग हुई है, और वो देन दे कम टू अस। तो अगर जिनको ऐसे साइन्स दिखते हैं कि जलन हो रही है पेट में बहुत ज़्यादा या उनके स्टूल का कलर चेंज हो गया है, उनके पहले इमीडिएट क्या स्टेप्स होने चाहिए? जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग पेशेंट्स को एक पीपीआई ट्रायल, मतलब पेंटोप्रेजोल गोली, और ये रेकमेंड करते हैं, हुँ। और वी सी हाउ पेशेंट्स रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट. ओके। Sometimes patients may have alarm symptoms like significant weight loss, blood in stools, blackish colored stools. In that case, we directly recommend going for an endoscopy. हुँ, हुँ। एंडोस्कोपी में हम डायग्नोज कर लेते हैं किस कारण से है। कभी कभी ब्लीडिंग सिवियर है तो हम रोक भी पाते हैं उसे। तो ओके। एसिडिटी के अलावा अलार्म सिम्टम्स, स्पेशली वेट लॉस, फैमिली हिस्ट्री कोई स्टमक कैंसर की, या पेशेंट को डिस्प्रपोर्शनेट पेन है खाना खाने के बाद ही, हुँ। कई बारी अल्सर्स बन के रास्ता सिकुड़ जाता है, तो बार बार खाना खाने के बाद उनको बार बार उल्टी होएगी, हुँ। क्योंकि अल्सर बना, अल्सर के बाद स्ट्रक्चर बना और रास्ता बंद हो गया। तो ये ओह! सारे अलार्म सिम्टम्स हैं। इन दिस केस वी डोंट रिकमेंड ट्रीटमेंट, वी विल रिकमेंड डायरेक्टली टू गो फॉर एन एंडोस्कोपी टू ओके। इवैल्यूएट। हाँ जी। हुँ, हुँ, परफेक्ट। सो डॉक्टर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि गैस्ट्राइटिस के क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं और अगर पेशेंट को ऐसे कुछ सिम्पटम्स दिखते हैं तो उनको क्या इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए। गैस्ट्राइटिस के अलावा एक और टर्म जो बहुत ज़्यादा हाइलाइट होकर आता है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो है आईबीएस। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा-सा पहले आईबीएस को एक्सप्लेन करिए कि एक्चुअल में आईबीएस क्या होता है? मेजर क्या कॉजेज़ होते हैं आईबीएस होने के? तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक्चुअली ये एक डिजीज ऑफ एक्सक्लूजन हम बोलते हैं। पहले तो ओके। पेशेंट्स को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेट में दर्द, हुँ, साथ में डायरिया, या पेट में दर्द साथ में कब्ज, या बावल के हैबिट्स चेंज होना एकदम पेट के हुँ, दर्द के साथ। जैसे कई बारी कईयों को डायरिया होता है, वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन से डायरिया हो जाता है, और पेट में दर्द, ये बेसिक सिम्टम्स हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के। ओके। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ब्लोटिंग और लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, ये बाकी जो बीमारियां हैं उन सबको हम जब रूल आउट कर लेते हैं, हुँ, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक बीमारी है जो कि इरिटेबल सिम्टम्स ऑफ डायरिया हो सकते हैं, लेकिन अंदर ऑटो इम्यून प्रोसेस है। हुँ। लेकिन आईबीएस इज अ डिजीज ऑफ एक्सक्लूजन, सारे कारण हम निकाल देते हैं, तब हम उसको लेबल करते हैं एज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा। तो डॉक्टर जितने भी आपने अभी तक सारे प्रॉब्लम्स के सिम्पटम्स बताए हैं, कहीं न कहीं बहुत सारे सिम्पटम्स कोलॉइड कर रहे हैं, कि पेट में जलन होना या पेट में दर्द होना या डायरिया हो जाना, बार-बार लूज़ मोशंस वगैरह होना। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्टमक रिलेटेड सब में सेम ही सा सिम्पटम्स होते हैं? सो कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स आर सिमिलर। हुँ। यू नो कोलन कैंसर में भी पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा। यू नो आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, इसमें भी पेशेंट्स पेन के साथ, चेंज इन बाउल हैबिट्स के साथ, डायरिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। हुँ। Vomiting can be a symptom. So there are a lot of overlap of symptoms in diseases. So it is very difficult, or you have to go to a specialist to हुँ। find out exactly what is the reason for your symptom. ओके। An IBS symptom, we try to treat with minimal medicines. मतलब अच्छा। आपको सिम्टम है तो आप सिम्टम के लिए दवाई लीजिए, और अपना थोड़ा लाइफस्टाइल और फूड इनटेक इन सबको इम्प्रूव करिए, और वो हुँ। यूजुअली इम्प्रूव हो जाता है। वेरी सेल्डम हम लोग मेडिसिन एस्केलेट भी करते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स तक रेकमेंड करते हैं फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ऐसा लाइक क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये गट ब्रेन मॉड्यूलेशन, येस। और ये कहीं पे ये फूड सेंसिटिविटी, कहीं पे ये नर्व रिलेटेड, कहीं पे ये बैड बैक्टीरिया, ये हुँ। सारे
चीज़ों के लिए और पेशेंट्स के अगर सिम्टम नॉर्मल दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहे तो वी डू रिकमेंड गोइंग फॉर अ हायर ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो वी हैव सीन दैट साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड काउंसलिंग दिस ऑल्सो हेल्प्स इन इरिटेबल यस, बाउल बिकॉज सिंड्रोम। गट एंड ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हाँ जी। ओके, परफेक्ट। सो डॉक्टर, अभी जैसे अभी आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि क्या मेजर साइंस होते हैं और क्या कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। मेडिसिन्स की आपने बात की कि हम कभी-कभार एस्केलेट भी कर जाते हैं, पेशेंट टू पेशेंट वो चीज़ें डिपेंड करती है। तो अगर एक बार आईबीएस का ट्रीटमेंट हो गया, तो वो कंप्लीटली क्योरेबल होता है या दोबारा भी कभी लाइफ में रिकर हो सकता है? सो आईबीएस का जो ट्रीटमेंट होता है वो मिनिमम मेडिसिन से हम ट्रीट करना चाहते हैं हाँ, हाँ। और गोल यही होता है कि अगर आपके सिम्टम्स सप्रेस हो जाएं, आपका लाइफस्टाइल और डाइट और सब इम्प्रूव हो जाए तो मेडिसिन का ट्रायल देके हम लोग डी एस्केलेट कर देते हैं और मेडिसिन कम कर देते हैं। हुँ, अगर आपको एग्जैजर्बेशन होता है किसी कारण से तो हम फिर री एस्केलेट कर लेते हैं दवाइयाँ, हुँ। लेकिन गोल यही रहता है कि कम से कम दवाई में सिम्टम कंट्रोल हो जाए। बिना दवाई के सिर्फ़ मॉडिफ़िकेशन अगर हम लाइफ़स्टाइल में अपने करें तो भी ठीक हो सकता है? हाँ, पेशेंट्स मे रिक्वायर्स मेडिसिन्स ओनली ड्यूरिंग एक्यूट एपिसोड्स, मतलब जैसे उनको पेट दर्द होना। लाइफस्टाइल और डाइट से ही कंट्रोल किया जा सकता है। हुँ, आपने 1 महीने की दवाई ली, आपके सिम्पटम्स ठीक हो गए, सारी दवाइयाँ बंद हो गई। हो सकता है 2 साल, 3 साल आपको कोई दिक्कत ना आए, लेकिन हुँ। अगर जब दिक्कत आए तो आप दवाइयाँ थोड़ी बहुत ले सकते हैं। तो गोल हरदम यही रहता है कि मिनिमम पॉसिबल मेडिसिन्स टू बी गिवन, क्योंकि मेडिसिन्स के भी आगे लॉन्ग रन में साइड इफेक्ट्स हैं, तो वी डोंट हुँ। रिकमेंड पेशेंट्स टू बी ऑन मेडिसिन्स रेगुलरली। सो डाइट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जितनी भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस की, एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी या आईबीएस, ये सारी चीज़ों से हमें छुटकारा मिल पाए, मैनेज कर पाएँ इन सारी चीज़ों को? सो हम लोग रेकमेंड करते हैं एक लो फॉडमैप डाइट। लो फॉडमैप डाइट में शुगर का जो रिक्वायर बॉडी में है वो हम कम मात्रा में रखें हुँ। और साथ में हम प्रोबायोटिक्स या फर्मेंटेबल फूड्स थोड़ा ज्यादा रखें। जैसे कांजी, कांजी, कोम्बुचा, ये सारी चीज़ें। हाँ, हुँ, एंड दही, हुँ, अ, ये सारी चीजें हम ज्यादा मात्रा में रखें सो दैट जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो इम्प्रूव होए और हमको सिम्टम्स कम हो जाएं, क्योंकि गुड बैक्टीरियल फ्लोरा प्रिवेंट्स you from having these symptoms. They fight the bad bacteria and they prevent us from having pain, diarrhea, हुँ। constipation. ओके। सो शुगर हमारे स्टमक के लिए इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है क्या? क्योंकि आपने बताया हम शुगर को बिल्कुल हटा देते हैं, कम कर देते हैं डाइट में। So commonly we see that चीनी से ब्लोटिंग ज्यादा होती है। ब्लोटिंग? हाँ, तो अच्छा। कोई भी जो भी बहुत ज्यादा शुगरी आप कुछ खा रहे हैं तो उससे हुँ। ज्यादा ब्लोटिंग ज्यादा होती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसी वजह से चीनी को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने को बोला हाँ। जाता है। ओके, सो परफेक्टली आपने अच्छे से डाइट बता दी है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें डॉक्टर होती हैं जो हमें अपनी डाइट से हटानी चाहिए ताकि हमारा स्टमक हेल्दी रह पाए? So the major evils is alcohol. ओके। So stomach lining is directly affected when हुँ, we have alcohol, and there is erosions, हुँ, gastritis. Again, smoking से भी आपका stomach lining खराब होता है, पेट में अल्सर्स बनते हैं, तेजाब ज्यादा बनता है। ये plus risk factor for cancer is always there. हुँ, The problem with IBS is that to get to a diagnosis, we usually have to rule out every other diagnosis. So once you have diagnosed it and treatment has started, patients have improved. 2 years down the line, again we have to start from scratch. This time he may have some other problem. It हुँ, may हुँ। not be IBS, so we may have to want to diagnose it or treat it or investigate it further. हुँ, हुँ, हुँ। ओके। सो फाइबर रिच डाइट का कितना इम्पोर्टेंस होता है हमारी डाइट में अगर हमें अपनी स्टमक हेल्थ को अच्छा रखना है तो? So fiber, in all the studies, हुँ। especially we usually use isabgol or psyllium येस, husk. हाँ, हाँ, हाँ। In all the studies, a high fiber diet has known to reduce irritable bowel syndrome like symptoms. Especially there is a type of irritable bowel syndrome जो कि हम बोलते हैं irritable bowel syndrome constipation predominant. हुँ, हुँ, So इन पेशेंट्स में फाइबर की मात्रा अगर बढ़ाई जाए तो हुँ। सिम्टम्स कम हो जाते हैं, ब्लोटिंग कम हो जाती है, स्टूल वॉल्यूम बढ़ जाती है तो स्टूल अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें फाइबर रिलेटेड है। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट से फाइबर इनटेक
कम होता है। इंडियन जो नॉर्मल डाइट थी पहले, रोटी, ये फाइबर रिच थी। फाइबर रिच डाइट से स्टूल अच्छा होता है। इंडिया में अगर यू हैव अ हार्ड स्टूल, इवन इफ यू आर गोइंग डेली, we हाँ. considered it as constipation. In US, because of their westernized diet, if patient is passing stool once in 3 days, that is considered normal. ओह, मतलब 3 दिन में अगर एक बार करते तो वो भी नॉर्मल है, उनके लिए। हमारे लिए नहीं है लेकिन हमारे वो लिए चीज। अगर एक दिन भी आप जा रहे हैं और स्टूल हार्ड है, हाँ, तो we don't consider that normal. ओके। सो कॉन्स्टिपेशन पे जैसे अभी आपने बात की, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है डॉक्टर, उनका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि हमारे देश में से बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स में सवाल पूछा जाता है कि हमें कब्ज़ की समस्या है, हम कैसे इस चीज़ से छुटकारा पाएँ? तो इसका क्या सोल्यूशन है? फाइबर, फाइबर की मात्रा खाने में बढ़ानी है, और जो होल ग्रेन्स फूड्स हैं, इसकी मात्रा हमने बढ़ानी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना है, एक्सरसाइज की मात्रा होनी चाहिए बॉडी में, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा यू नो देयर आर लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स दैट वन कैन टेक। इसबगोल एक सप्लीमेंट है। कितना लेना चाहिए इसबगोल? तो वी रेकमेंड अप टू 2 to 4 scoops in a day, और अच्छा। पेशेंट्स डू वेरी वेल विद इसबगोल, वंस आप, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये नॉन अब्जॉर्बेबल फाइबर है जो कि आप खाते हैं और वो बॉडी में इंटेस्टाइन में ही रहता है और निकल जाता है। कोई देयर इज नो रिलेशन टू एनी अदर पार्ट, मतलब ब्लड में ये अब्जॉर्ब होता नहीं है। दूसरी, देयर आर लॉट ऑफ अदर सप्लीमेंट्स जो कि हम रेकमेंड करते हैं। एक सप्लीमेंट है सेना लीव्स। सेना लीव्स इज US FDA approved for constipation. तो इवन आयुर्वेद सेज के सेना लीव्स लेने चाहिए। ये हर फॉर्म में आते हैं, पेस्ट में, कैप्सूल्स में, टैबलेट्स में, आप वो ले सकते हैं, और इससे यूजुअली आपका स्टूल फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो जाता है। तो कितना लेना चाहिए सेनाबगोल? So it is as per patient's requirement. Some people will have more stubborn constipation, some people will require just a fiber supplement. It has to be tailored to everybody's requirement. सो डॉक्टर, अभी जैसे हम इसाबगोल की बात कर रहे हैं, तो इसाबगोल ना यूजुअली लोग सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा पीते हैं पानी में डाल करके, तो ये एक्टिविटी सही है, ये प्रैक्टिस ठीक है? हम लोग पेशेंट्स को एक बारी दिन में या 2 बारी दिन में रेकमेंड करते हैं, सुबह और शाम? सुबह और शाम, या जस्ट शाम को। तो इट इज एज पर योर कन्वीनियंस। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। somebody starts early, somebody starts late, somebody is doing night shifts, so ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। बट फॉर गुड मोटिलिटी जो चीजें मैटर करती हैं, एक एक्सरसाइज, एक फाइबर इनटेक अच्छा होए, पानी की मात्रा अच्छी हो, और नींद भी अच्छी होए। ये 4 चीजें अगर आप हो जाएं तो फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यूजुअली ठीक हो जाती है। कई बार ना डॉक्टर, लोग ना बहुत ज़्यादा, जैसे हमने कॉन्स्टिपेशन को डिस्कस कर लिया, लेकिन एक कॉमन प्रैक्टिस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। कई बार क्या होता है ना, जब हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, हमें ऐसा लगता है हमें वॉमिट जैसा फील हो रहा है, तो लोग ना फिंगर अपने मुंह के अंदर डाल के ना ट्राई करते हैं कि ज़बरदस्ती कि हमें वॉमिट हो जाए, ताकि हमें अच्छा फील हो, हमारा पेट साफ हो जाए एंड ऑल। तो ये जो प्रैक्टिस है, इस तरह से एक्टिविटी करना क्या सही है या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनी काइंड ऑफ मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो वॉमिटिंग ट्राई की, सिवियर रिचिंग हुई, और अंदर ईसोफेगस में हमने देखा कि टेयर हो गया, या कोई और। तो ये इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग, ये दिस इज नॉट रेकमेंडेड थिंग। तो अगर किसी को फॉर एग्जांपल ऐसा लग रहा है कि उनको वॉमिट आ रहा है लेकिन वॉमिट हो नहीं पा रहा है, तब क्या करना चाहिए? यूजुअली हम प्रोकाइनेटिक्स रेकमेंड करते हैं कि खाना नीचे उतर जाए, पेशेंट्स को थोड़ा सा, मतलब जो भी ब्लोटिंग है या वॉमिटिंग वाली फीलिंग है वो इम्प्रूव हो जाए। But artificially inducing vomiting is not recommended. In fact, bulimia, which is a body dysmorphic disorder, it's quite common, and people do induce vomiting, and then we see a lot of complications, so it's not recommended. परफेक्ट। आई थिंक डॉक्टर, हमने इस सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने एसिड रिफ्लक्स पे भी बात की, हमने एसिडिटी पर भी डिस्कशन किया, आईबीएस को भी आपसे बहुत अच्छे से समझा। एट लास्ट मैं चाहूँगी, क्या कुछ ऐसे टॉप 3 हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी टॉप 3 आप फिटनेस मंत्रा काइंड ऑफ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे, ताकि जो स्टमक हेल्थ है उनकी वो अच्छी रह सके, और एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे खुद को बचा पाएँ? प्रिवेंशंस क्या लिव क्या योर हैं? लाइफ इन मॉडरेशन। आप अल्कोहल अगर लेते हैं तो आप
बिल्कुल मॉडरेट लीजिए। स्मोकिंग तो बिल्कुल आप अवॉइड करिए। फाइबर जो होल ग्रेन फूड्स हैं वो आप बढ़ाइए। वाटर इनटेक ज़्यादा रखनी है। एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है। टाइम आपने 30 to 40 मिनट्स 4 to 5 टाइम्स अ वीक निकालना ही निकालना है एक्सरसाइज के लिए। ट्राई टू हैव अ रूटीन वेयर यू हैव गुड 7-8 hours of sleep Sleep. without undisturbed sleep. So these are the recommended things. Motility acts best when you are sleeping. Wow. If you have good sleep, usually your problem is rectified. Perfect. Thank you so much, doctor, for joining us. I hope जो भी information आज आपने हमारी audience के साथ share की है वो उनको काफी helpful लगी होगी and thank you so much for joining us. Pleasure. I hope आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा चैनल NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।